नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल OneExam.in पर। मैं बड़े सिंह राठौड़। आज आपके सामने क्लास पार्ट 1 हो चुका था, अपना पार्ट 2 है AAO रिको की रिक्रूटमेंट के लिए इनकम टैक्स चैप्टर, राइट। इनकम टैक्स में बाकी सारे वीडियोस आपके लिए अवेलेबल है, आप ऐप में भी देख सकते हो, आप हमारे वेबसाइट पे भी देख सकते हो, सारी चीज़ अपडेटेड है, अवेलेबल है। उसके अलावा कुछ टेस्ट भी लेंगे हम इसकी क्लास के बाद, और उसके साथ साथ हमारे मॉक टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च होने वाली है रिको AAO के लिए, और ये वीडियो भी आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। ये पार्ट 1 में करवा चुका था AAO रिको का, ठीक है, इनकम टैक्स का, और पार्ट 2 है बेसिक इंट्रोडक्शन। उसके अलावा सारे वीडियोस लगभग सारे अपलोड हो चुके हैं, राइट। तो ये वीडियो था, तो आज स्टार्ट करते हैं हम हमारी क्लास पार्ट 2 जो बीच में रह गई थी। तो आज हम पार्ट 2 से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद मैं बीपीवी हेड का भी एक अलग से वीडियो करूंगा। आप कमेंट करके बताइएगा, बीपीवी हेड अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए आप कितने तैयार हैं और कितने लोग उस वीडियो को देखने के लिए उत्सुक है, कितने लोग उस वीडियो के लिए इंटरेस्टेड है, जरूर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास हमारी पार्ट 2 इनकम टैक्स का, राइट। पार्ट 1 हो चुका था, ये पार्ट 2 की बात कर रहे हैं हम, यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पार्ट 2। क्या ये नीचे बैकग्राउंड बढ़िया लग रहा है आपको? मेरे को तो बढ़िया लग रहा है, आपको भी लगना चाहिए। चलो, हमने बात कर ली थी, हमने लास्ट क्या क्या बात कर ली थी उसकी बात कर लेते हैं। हमने बात कर ली थी कि 1860 में जो इनकम टैक्स आया था, इसकी बेसिक धरातल भूमिका सारी बात कर चुके थे हम। उसके बाद हम ये कर चुके थे कि किस तरीके से 1860 से इसकी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर ये जो स्टार्टिंग में ये आया था इनकम टैक्स, वो टेम्प्रेरी 5 साल के लिए आया था, लेकिन फिर इसको आगे से आगे बढ़ता गया। गवर्नमेंट को मज़ा आने लगा, टैक्स आने लगा, और देश की उन्नति के लिए ज़रूरी भी था। और इसी तरीके से फिर कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से, संविधान में किस तरीके से इसका कौन से आर्टिकल में, कौन से प्रारूप में इसका पूरा सेटलमेंट हुआ, वो भी आपको मैंने बता दिया था लास्ट क्लास के अंदर। आर्टिकल 265, 246 के बारे में बताया था, 7th शेड्यूल के बारे में बताया था, और कब आया था, 1 अप्रैल 1962 को आया था, वो भी मैंने बताया था, राइट। और 62 को लागू हुआ था, 61 कहा जाता है इसके एक्ट को, राइट। एंट्री नंबर 82 बताया था मैंने इनकम टैक्स की, 83 बताया था मैंने आपको कस्टम ड्यूटी की, वो भी बताया था मैंने। यूनियन लिस्ट की एंट्री में ये भी दे रखा है। ये सारी बातें अपन लास्ट क्लास में कर चुके थे, राइट। अब हम बात करते हैं टैक्स की, ठीक है। कुछ पार्ट रह गया था जो पार्ट 2 में मैंने, वो वीडियो काफ़ी लेंथी बन गया था, तो इसको शॉर्ट करने के लिए मैंने पार्ट 2 अलग से एक लॉन्च करने का सोचा। तो उसी समय मैंने उस क्लास को रोक दिया था, और अगली क्लास में मैं कोशिश करता हूँ 40 से 45 मिनट का वीडियो हो, इससे बड़ा वीडियो ना हो, ताकि आपको देखने में भी अच्छा लगे, और प्लस आप एक माइंडसेट आपका जो 40 मिनट तक आपका एक जगह एकीकृत सेंट्रलाइज हो सकता है, उसके बाद ये माइंड कहीं ना कहीं आपका डाइवर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं। फिर हमने आज की क्लास में हम बात करते हैं टैक्स की बात करते हैं। टैक्स यानी क्या? टैक्स यानी सर कर, ये तो सर हिंदी में हो गया, टैक्स यानी कर। टैक्स का मतलब क्या है? टैक्स का मतलब क्या है? अगर मैं सिंपल बात करूँ, टैक्स को क्या बोल सकता हूँ? टैक्स को बोल सकता हूँ एक फीस है। क्या है ये? एक फीस है जो चार्ज कौन करती है? गवर्नमेंट चार्ज करती है। कौन करती है? गवर्नमेंट चार्ज करती है। एक फीस है जो गवर्नमेंट चार्ज करती है। किससे करती है? अपने सिटीजन से। अपने सिटीजन से, अगर जब इंडिया की बात करूँ तो सिटीजन ऑफ इंडिया, अपने सिटीजन से गवर्नमेंट एक फीस चार्ज करती है। वो फीस चार्ज किस लिए करती है? फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। किसके लिए? फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, अपनी सोसाइटी की वेलफेयर के लिए, जो आपके सामाजिक दृष्टिकोण से जो समाज आपका है, वो समाज की वेलफेयर, उसकी उन्नति के लिए हम क्या करते हैं? उसकी देख रेख के लिए हम क्या करते हैं? एक टैक्स चार्ज करते हैं, एक फीस चार्ज करते हैं, और एक फीस चार्ज करते हैं अपने सिटीजन से, उसी को कहा जाता है टैक्स, राइट। उसी को कहा जाता है टैक्स। टैक्स 2 प्रकार के होते हैं। देखना, बेसिक चीज़ें बताता जा रहा हूँ, इसी में से सवाल निकल सकते हैं। टैक्स 2 प्रकार के होते हैं। काफ़ी बच्चे होंगे कि सर ये तो हमें आती है, हम तो CA लेवल के, हम CS लेवल के हैं, या फॉर एग्जांपल हमने काफ़ी कंपटीशन एग्जाम दे दिया है, हमें थोड़ा पता है। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आप फंसोगे वहीं पे जब बेसिक सवाल आएगा। हार्ड सवाल आ गया तो आपकी तैयारी अच्छी होगी, आप कर लोगे। आप फंसोगे कहाँ पर? जब बेसिक सवाल आएगा। बेसिक सवाल में आपको होगा कन्फ्यूजन, और जब कन्फ्यूजन क्रिएट होगा तो आपका होगा A या B। जब आप A और B करके, जब आप इन दोनों में कन्फ्यूजन हो गया आपको, तो दैट मीन्स आपका वो क्वेश्चन, आप कितनी भी कोशिश कर लो, तुक्का कभी सही पड़ जाता है, बाकी कन्फ्यूजन में वो क्वेश्चन रॉन्ग ही होता है। और जब बाहर आके आप देखते हो तो आपको पता चलता है, अरे यार इतना ईजी क्वेश्चन मैं कैसे रॉन्ग कर सकता हूँ, राइट। तो इसीलिए आपके ऊपर कॉन्फिडेंस अपने ऊपर होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस मुश्किल हो जाता है। ये आपने हर जगह कोट्स पढ़े होंगे, हर जगह लाइन पढ़ी होगी। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में सिर्फ एक छोटी सी एक लाइन, बाल जितनी एक छोटी सी लाइन होती है। उस लाइन को आदमी को पता ही नहीं चलता वो कब उस लाइन को आगे क्या कर लेता है,
पार कर जाता है, और जब वो पार कर जाता है वो ओवर कॉन्फिडेंस की श्रेणी में आ जाता है, और जब उस लाइन के इस तरफ रहता है वो कॉन्फिडेंट रहता है। तो जब सर किस तरीके से हम इसको मैनेज करें कि हम कॉन्फिडेंट भी रहे, क्योंकि सब लोग कहते हैं कॉन्फिडेंट भी रहना जरूरी है एग्जाम के लिए या फ्यूचर में जहाँ पे भी आप रहो, कॉन्फिडेंट रहना बहुत जरूरी है। तो आपको आत्मविश्वास तो उतना जरूरी है, लेकिन अति आत्मविश्वास जो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है वो आपको नुकसानदायी दे देता है। सर तो उसके बीच में हम गैप कैसे मेंटेन करें? एक बाल जितनी, एक सुई जितना से गैप होता है इसके बीच में, आदमी को पता ही नहीं चलता कब उसको उस लाइन को, लक्ष्मण रेखा को लांग जाता है, कब उसको पार कर जाता है, और वहाँ से उसका पतन स्टार्ट हो जाता है, वहाँ से उसका ग्राफ गिरना स्टार्ट हो जाता है। जब तक वो अपने औकात में वापस कॉन्फिडेंस से भी नीचे जाके गिरेगा, वो कॉन्फिडेंस में भी नहीं आएगा। तो सर इससे कैसे बचा जाए? तो इससे बचने का एक ही उपाय है, इससे बचने का उपाय है साधना करें, आप मेडिटेशन करें, आप अपने आप को हमेशा एक स्टूडेंट के रूप में जानें। जब भी आप अपने आप को स्टूडेंट के रूप में जानोगे, आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आने की सवाल ही पैदा नहीं होगा। यानी आप सीखने की जब तक कोशिश करोगे तब तक आप क्या रखोगे, आप अपने आप को स्टूडेंट मान के कोशिश करोगे। आज मैं इस लेवल पर हूँ, आज मैं यहाँ पर हूँ, फिर भी मैं हर जगह एक स्टूडेंट की बात ही सोचता हूँ। जब भी मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ता हूँ, जब भी कोई चीज़ नहीं देखता हूँ, मैं एज ए स्टूडेंट सोचता हूँ। तो इस वजह से क्या होता है, मैं अपनी औकात में रहता हूँ। मुझे लगता है कि यस मुझे ये नहीं आता, यानी मुझे ये पढ़ना है। चाहे मुझे आता होगा, लेकिन मैं सोचता हूँ कि यानी एक बार और देख लेते यार, क्या पता अपन को आता है वो सही हो या ना हो। तो ये आपके मन में आपको आज ही बिठानी है कि जो भी सब्जेक्ट है, चाहे आपने जूनियर अकाउंटेंट आप दे चुके हो, विद्युत विभाग का जूनियर अकाउंटेंट दे चुके हो, AAO आपकी भर्ती आपके सामने रिको की, आप सोचते हो टैक्स की तैयारी मैं नहीं करूं क्योंकि मैंने उस समय पढ़ रखा है, या मैं सोचता हूँ अकाउंट की तैयारी नहीं करूँ, अकाउंट मुझे अच्छी तरह आती है, यहीं पे आप मात खा जाते हो और यहीं पे वो लक्ष्मण रेखा आप लांघ जाते हो। आपको अपनी तैयारी ऐसे करनी है कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। आपको अपनी तैयारी इस तरीके से करनी है कि आप एक लर्नर हो, आप पढ़ रहे हो, आप सीख रहे हो। अगर ये सोच के आप, अगर इसी सोच के साथ अगर आप तैयारी करते हुए आगे बढ़ोगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, सारी चीज़ें ईजी हो जाएगी। हाँ, अगर आपको आता है तो कोई बात नहीं, एक बार पढ़ने में क्या दिक्कत है। अगर जब मैं टैक्स की डेफिनेशन बता रहा हूँ और टैक्स की डेफिनेशन आपको पता है क्या होता है, लेकिन एक बार ठीक है, सुनने में क्या जाता है, एक बार देखने में क्या जाता है, एक बार अगर कहीं डेफिनेशन पढ़ते पढ़ते कहीं डेफिनेशन आ गई नोट्स के अंदर टैक्स की डेफिनेशन, तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना है, आप उसको पढ़ना ही है आपको। में भी कई बार ऐसी छोटी सी मिस्टेक उसके अंदर से क्वेश्चन निकल के बाहर आ जाएगा। आपको पूरी दुनिया की तो बात पता है, लेकिन आपको एंट्री नंबर 82, अब आपको याद रह गया यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82 के अंदर इनकम टैक्स दे रखा है, लेकिन एट द सेम टाइम 83 दे रखा है कस्टम ड्यूटी में। ये भी मैंने क्लास में बता दिया, लेकिन आपने इस चीज़ को इग्नोर किया, आपने इस चीज़ को टोटली साइड में कर दिया कि चलो यार ये क्या हल्की सी बात है, ये तो हमें पता ही है। लेकिन जब एग्जाम, आज से 2-3 महीने बाद जब आपके एग्जाम होंगे, तब आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके होंगे, तब ये छोटी सी जो बात है आपकी, ये आपके दिमाग के कोने में कहीं छोटी सी सिकुड़ कर बैठी होगी, और आपको जब वो एग्जाम आएगा और क्वेश्चन आपके सामने आ गया 83, 84, 81, 80 इस तरीके से ऑप्शन आ गए, तो आपके लिए वहाँ पे मुश्किल हो जाएगा याद करना कि अच्छा 81 था, 82 था, 83 था। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, मैं आपको अभी बताता हूँ, कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, अपने घर में भी अपने छोटे भाई बहन हो, उन्हें भी कहिएगा ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस के बीच में सिर्फ एक छोटी सी लकीर है, उसको हमें पार नहीं करना है। उसको पार नहीं करने का सबसे अच्छा तरीका है, आपको अपने आप को हमेशा ही क्या रखना है, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। आपको अपने आप को हमेशा ही जो चीज़ आपके सामने है, जिसको आपको लगता है मुझे ये आती है, तब आपको ये मान के चलना है कि मुझे नहीं आती। जब भी कोई ख्याल आपके दिमाग में, किसी भी क्वेश्चन या किसी भी टॉपिक के लिए आपके दिमाग में ख्याल आ जाए कि यस इसे ये मुझे आता है, वहाँ पे आप समझ लेना यस यहाँ मैं गलत जा रहा हूँ। बस ये 2 बात याद रख लेना। जब भी आपको कोई चीज़ लगती है कि यस ये मुझे आता है, वहाँ समझ लेना, मन में एक दूसरा थॉट्स बना लेना कि यस यहाँ मैं गलत जा रहा हूँ, मुझे आती है लेकिन मुझे वापस पढ़नी है, क्योंकि पढ़े काफ़ी टाइम हो गया है और मुझे अब उसको वापस देखते हुए चलना है, क्योंकि मैंने इतने सब्जेक्ट पढ़ने हैं मुझे, तो ये छोटी सी चीज़ कहीं निकल गई और इसी पे सवाल आ गया तो मेरे नुकसान हो जाएगा, और बहुत हल्का सा नुकसान हो जाएगा, बहुत चिंदी सा नुकसान हो जाएगा, और उसकी भरपाई मैं ज़िंदगी भर नहीं कर पाऊंगा। एक पूरी भर्ती निकल जाएगी, उस भर्ती के सारे इतने सैलरी निकल जाएगी, और उसके साथ आपके फ्यूचर प्लानिंग का जो पेंशन फंड है वो सारा निकल जाएगा। तो याद रखिएगा, आपको कॉन्फिडेंस रहना है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। हमेशा ही अपने आप को एक सीमित दायरे में रखना है, उस दायरे के बाहर अपने आप को नहीं ले जाना है, क्योंकि आप हमेशा जब आपकी नौकरी भी लग जाए तो आपको ये सोचना है मैं क्या हूँ, मैं एक लर्नर हूँ, मैं एक सीखने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे हर बात पे, हर पॉइंट पे सिर्फ सीखना है, इस दुनिया में सिर्फ जानना है, और दुनिया में और जानकर अब मुझे जहाँ तक हो सके लोगों को बताना भी है, उसके साथ साथ कि भाई मैंने ये सीखा है और ये मैं आगे नॉलेज देता हूँ। और जितना आप नॉलेज, जितनी एक फूल अपनी सुगंध जितनी फैलाएगा, उसकी सुगंध
वो जो फूल होगा ना, जो अपनी सुगंध फैलाएगा ना, वो और ज़्यादा खिलेगा और ज़्यादा मुस्कुराएगा। अगर वो ऐसा सोचता है कि नहीं मैं अपनी सुगंध किसी और को नहीं दूंगा, यानी अपना ज्ञान किसी और के साथ नहीं बांटूंगा या अपनी शिक्षा किसी और के साथ नहीं बांटूंगा, तो वो वहाँ पे मुरझाना स्टार्ट हो जाएगा और मुरझाते मुरझाते उसके अंदर से ज्ञान और शिक्षा का भाव सारा खत्म हो जाएगा, यानी उसके अंदर से सुगंध का भाव भी खत्म हो जाएगा। यानी अगर आपको आता है, पहली बात तो आपको वापस पढ़ना है। अगर उसके बाद भी अगर आपके आजू बाजू कोई लोग हैं, आपके ग्रुप में कोई लोग हैं, अगर ग्रुप है, जैसे टेलीग्राम का अपना ग्रुप है, मेरा पर्टिकुलर ग्रुप है एक टेलीग्राम का, संदीप सरकार, पंकज सरकार, आप उस ग्रुप के अंदर कोई बच्चा अगर सवाल पूछता है तो आपको वहाँ पे उसका जवाब अगर आपको आता है, लेट्स ट्राई, आपको ट्राई करना चाहिए उसको सॉल्व करने की, उसको बताने की, इंतजार नहीं करना चाहिए मैं क्यों बताऊँ या मैं क्यों करूं। जब तक आप डिबेट्स नहीं करोगे, जब तक आपस में बात नहीं करोगे, जब तक आपकी याद रखने की जो शक्ति है वो बढ़ेगी नहीं, और आपके अंदर से जो आपका अंदर का जो आदमी है, जो रियल इंटेलिजेंट पर्सन है, उसकी खोज नहीं हो पाएगी। आपने कई जगह पढ़ा होगा कि इंसान बचपन से ही बहुत कुछ होता है, उसके अंदर एक कला छुपी होती है, लेकिन उसको खोजने की एक वो पॉइंट होता है जहाँ पे वो अपनी कला को खोज सकता है। तो ये कला को खोजने का पॉइंट वही होता है जब आप कोशिश करोगे। अगर आप घर पे सोते रहोगे, सिर्फ पढ़े रहोगे, तो आपके दिमाग में ये नहीं होगा। अगर बंद कमरे में सिर्फ पढ़ते रहोगे तो आपके अंदर से वो कला या वो पर्टिकुलर इंसान जो बना है किसी चीज़ के लिए, वो बाहर नहीं निकल पाएगा, राइट। तो आपको मार्केट में जाना पड़ेगा, आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी, डिबेट्स करने पड़ेंगे, आपको लोगों को बातें बतानी पड़ेगी, उनसे सीखनी पड़ेगी, तब जाके आपके अंदर के आपको डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब हम टीचिंग एप्टीट्यूड्स पढ़ते हैं, जब नेट का पढ़ते हैं, हम यूजीसी नेट में भी है और कई जगह साइकोलॉजी में भी है जहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड्स पढ़ा जाता है, वहाँ बताया जाता है कि लर्नर को एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट्स के अंदर डेवलपमेंट कैसे क्रिएट हो। और हमेशा ध्यान रखना, एज ए स्टूडेंट ही रहना है, आपको टीचर कभी बनना नहीं है। आपको तो सिर्फ एक दोस्तों की तरह, अगर मैं कोई चीज़ आपके सामने शेयर कर रहा हूँ तो मैं कभी नहीं सोचता कि मैं आपका टीचर हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि एक चीज़ मेरे सामने, एक टॉपिक मेरे सामने जिसका नॉलेज मुझे है और मैं चाहता हूँ उसको आपके साथ शेयर करूँ, बस। अब मार्केट में कई लोग हैं, कई प्रकार के कमेंट करेंगे, कुछ भी करेंगे, नीचे वीडियोज़ के नीचे कमेंट करेंगे। आप इन चीज़ों को इग्नोर करना है, क्योंकि देखो टांग उसी की खींची जाती है जो क्या हो, ऊपर हो। नीचे वाले की टांग कैसे खींचोगे, उसको तो हाथ खींचना पड़ जाएगा ना आपको। जो आपसे नीचे है उसको तो आपको हाथ खींचना पड़ेगा, और हाथ खींचा तो वो आपके बराबर आ जाएगा, तो वो आप कभी करोगे नहीं। आपसे ऊपर होगा तो आप उसकी टांग खींचोगे ताकि वो आपके बराबर आ जाए, और आप क्या हो, खुश हो जाओगे कि भाई वो मेरे बराबर आ गया। पर ये नहीं सोचोगे कि उसके टांग उससे एक हाथ ऊपर करे और उससे बोले कि भाई तू मेरा हाथ खींच, उससे हेल्प मांगे कि मैं आपके बराबर आना चाहता हूँ, या मैं जहाँ पर आप हो वहाँ पर पहुँचना चाहता हूँ। तो आप ध्यान रखिएगा, जो भी सब्जेक्ट पढ़ो, जो भी करो, इस तरीके से टीचर को, मेंटर को अपने जितनी रिस्पेक्ट दोगे, जितनी चीज़ें करोगे, उतना आपके लिए फ़ायदा रहेगा। टांग खींचने से आप वहां नहीं पहुंचोगे, वो आपके बराबर जरूर आ जाएगा अगर उसने टांग खींचते समय आपको जवाब दे दिया, जो कि मैं कतई नहीं करता या हमारी पूरी वन एग्जाम टीम कतई नहीं करती है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का थोड़ा सा संस्कार चैनल बीच में चल गया था वन एग्जाम के साथ, तो मैंने थोड़ा सा ज्ञान की बातें कर ली। पसंद आए तो रखना, नहीं तो साइड में रख देना। चलो, टेक्स्ट दो प्रकार के होते हैं। टेक्स्ट होता है, ये बात बता दी मैंने। अब मैं आपको बताता हूँ टेक्स्ट दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन से? एक तो होता है आपके सामने डायरेक्ट टेक्स्ट। कौन सा होता है भाई? डायरेक्ट टेक्स्ट। एक होता है भाई इनडायरेक्ट टेक्स्ट। सर ये भी बात हमें पता है, अभी मैंने आपको बोला कॉन्फिडेंस ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस काम का नहीं, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, डीटी और आईडीटी बोलते हैं, राइट। डायरेक्ट टेक्स्ट डीटी, आईडीटी यानी इनडायरेक्ट टेक्स्ट। डायरेक्ट टैक्स वो जिसमें सीधा सीधा कर क्या किया जाए, यानी टैक्स क्या किया जाए, डायरेक्टली वसूल किया जाए, वो है डायरेक्ट टैक्स। और जहाँ पे टैक्स इनडायरेक्टली वसूल किया जाए वो क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। सर ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे होता है? यस, जैसे कि ये मिस्टर एक्स है और सीधा सीधा मैंने बोल दिया मिस्टर एक्स आपने 1000 रुपये कमाया, इसका 10% मुझे दे दो, यानी 10 रुपये आप मुझे दे दो, बात खत्म। इसका 10% दे दो, यानी कितना दे दो, 10% 100 रुपये होता है, सॉरी 100 रुपये मुझे दे दो और बात खत्म। ये तो हुआ मैंने अपना बर्डन, जो टैक्स का बर्डन है, कर का बर्डन है, वो सीधा उसके ऊपर डाल दिया। यानी जहाँ डायरेक्ट बर्डन किसी के ऊपर डाला जाए उसे बोला जाता है डायरेक्ट टैक्स। और जहाँ पे मैं बोल दूँ मिस्टर एक्स को कि आप क्या करो, आपके ऊपर 1000 रुपये आपके पास है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, आपने कोई चीज़ खरीदी क्या? मैंने बोला हाँ मैंने 1000 रुपये की चीज़ खरीदी। तो मैंने बोल दिया वो एक्चुअल में वो चीज़ 1000 की नहीं थी, वो चीज़ थी 990 की। मैंने 10 रुपये आपको टैक्स के रूप में आपसे वसूल कर लिया, आपको पता भी नहीं चला और मैंने वसूल कर लिया। इसे बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। इसे बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स, जिसके अंदर कौन आता है, जिसके अंदर आपका आता है जीएसटी। जिसके अंदर कौन आता है, आपका जीएसटी आता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आता है, जिसका वीडियो भी आपके साथ मैंने शेयर कर दिया, अवेलेबल है आपके चैनल, ऐप पर भी अवेलेबल है, वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, राइट। और चैनल पे भी मेरा एक आध वीडियो अवेलेबल होगा जीएसटी का, आप वहाँ से जाके आप ये समझ सकते हो किस तरीके से स्टडी हमारी होती है, राइट। उसके साथ इनडायरेक्ट टैक्स में और कौन आता है, और आता है कस्टम ड्यूटी आता है। कौन सा आता है, कस्टम ड्यूटी। बाकी लगभग सारे जितने इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें क्या हो गया, वो सारे समाप्त हो चुके हैं, वो सारे उनकी श्रद्धांजलि दे चुके हैं, उनको मार चुके हैं अपन। और अभी सिर्फ 2 टैक्स हमारे सामने बचा है, एक तो है जीएसटी और एक है कस्टम ड्यूटी।
सर डायरेक्ट टैक्स में क्या है? डायरेक्ट टैक्स में अभी आपके सामने एक ही है, एक ही मनोभाव खड़ा है, वो है इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स को ही हमें पढ़ना है कि उसका भी वेटेज अच्छा है। आगे वाले आने वाले जितने भी एग्जाम्स है उन सब एग्जाम्स के अंदर इसका वेटेज बहुत अच्छा है। चलो आप सारे वीडियो आराम से देखिएगा, आपको 100% बोलता हूँ इनकम टैक्स में आपको कोई इशू, कोई परेशानी नहीं होगी। चलो अब इनकम टैक्स क्या होता है आप समझ गए। सबसे पहले इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, पहली बात ये समझना, इनकम टैक्स क्या है? एक डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। इनकम टैक्स क्या है? एक डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। ओके सर, यहाँ तक समझ में आया। अब हम बात करते हैं इनकम टैक्स के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इनकम टैक्स किस तरीके से काम करता है, किस तरह से ये बना है और क्या इसका स्ट्रक्चर है। इनकम टैक्स मूलतन इतने लोगों, इतनी चीज़ों पर डिपेंड करता है और इनकी वजह से इनकम टैक्स का चलन पोषण होता है। यानी अगर मैं सीधी सी बात करूं तो मैं बोल सकता हूं ये कंपोनेंट्स है इनकम टैक्स की। क्या है? कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट्स मतलब एक गाड़ी के जैसे पहिए हो सकते हैं, एक गाड़ी के जैसा इंजन होता है, एक गाड़ी का हैंडल होता है, गियर होता है, उसी तरीके से इनकम टैक्स के हैंडल, टायर, गियर, ये सारे कौन है? ये कंपोनेंट्स है जिनकी बात मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले इनकम टैक्स किसके ऊपर बेस है? इनकम टैक्स सर इनकम टैक्स एक्ट के ऊपर बेस है। अगर इनकम टैक्स एक्ट ही नहीं होता तो इनकम टैक्स कहाँ से होता? जब इसके जन्म ही नहीं होता तो ये इसके पापा ही नहीं होते तो बच्चा कहाँ से होता? इसी तरह से इनकम टैक्स एक्ट क्या है? 1961 इसका मेन इंजन है, चैसिस है गाड़ी की, जैसे ये इसका इंजन है, राइट, ठीक है। इस इंजन में कभी कभी नई नई टेक्नोलॉजी के साथ कोई नई चीज़ें लानी पड़ती है। जैसे कि अगर डीजल बंद कर दिया सरकार ने तो हमें कुछ और डालना पड़ेगा उसके अंदर। इलेक्ट्रिक कार जैसे आने वाली है तो ई व्हीकल के हिसाब से हमें इंजन को ई व्हीकल के हिसाब से तैयार करना पड़ेगा। तो एक एनुअल फाइनेंस एक्ट होता है। क्या होता है? एनुअल फाइनेंस एक्ट। ये एनुअल फाइनेंस एक्ट क्या करता है? ये हर साल आता है। हर साल आपका जैसे बजट पेश होता है विधानसभा के अंदर, अपने पार्लियामेंट के अंदर जैसे ही आपका बजट पेश होता है, उस बजट के साथ ही, उस बजट के अंदर ही एक एनुअल फाइनेंस एक्ट होता है। वो बजट ही एनुअल फाइनेंस एक्ट होता है। और जो वित्त मंत्री हमारा जो फरवरी के राउंड होता है, जो वित्त मंत्री घोषणाएं करती है, वो सारी की सारी चीज़ें एनुअल फाइनेंस एक्ट के अंदर होता है। यानी जहाँ पे हमें लगता है कुछ चीज़ें, कुछ सरकार को लगता है, हमें लगने से कोई मतलब नहीं, सरकार को लगता है कि इन चीज़ों में हमें चेंजेस लाने चाहिए तो वो चेंजेस लाती रहती है। और वो चेंजेस कब लाया जाता है? वो एनुअल फाइनेंस एक्ट के लाया। इसका क्यों जरूरी है एनुअल फाइनेंस एक्ट? क्योंकि सर देखो, जब 1961 में इनकम टैक्स एक्ट बना था उसके बाद कई चीज़ें, आज 2021 चल रहा है, कई चीज़ें बीच में चेंजेस आई, कई चीज़ें का हमने नई चीज़ें देखी, नई पेंडेमिक देखे, कोरोना जैसी बीमारी देखी हमने। तो इस तरीके से चेंजेस का बहुत ज़रूरी है। कई तरीके के चोर मार्केट में पैदा हो गए, कई तरीके की स्टाइलें पैदा हो गई चोरी करने की। तो धीरे धीरे वक्त के साथ डेवलप जैसे वो हुए वैसे वैसे हमें भी होना जरूरी है। इसी प्रकार से, क्योंकि हम पहले एकदम अंडर डेवलप थे, फिर हम डेवलपिंग हुए और आने वाले सालों में हम डेवलप भी हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे इनकम टैक्स के अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो इसलिए हर साल क्या लाया जाता है? एनुअल फाइनेंस एक्ट लाया जाता है, एनुअल फाइनेंस एक्ट। तो ये इसका दूसरा कंपोनेंट है, राइट। तीसरा कंपोनेंट ये क्या है? वो है इनकम टैक्स रूल। वो कहना है इनकम टैक्स रूल्स। ये सारे नोट्स के अंदर दे रखे हैं, मैं तो आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आप देखिएगा। अगर कोई चीज़ समझ में, मेरी राइटिंग में प्रॉब्लम हो तो जरूर बताइएगा। इनकम टैक्स रूल। इनकम टैक्स रूल क्या करता है? इनकम टैक्स रूल ये करता है, जैसे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कोई सेक्शन दे रखी है, इनकम टैक्स रूल के अंदर कोई सेक्शन दे रखी है, उस सेक्शन को बराबर, उस सेक्शन में तो एक लाइन लिख दी कि आपको क्या करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक दिन बताया था आपको कि लाइन क्या लिखी हुई है? टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, ये लिखी हुई है इनकम टैक्स की डेफिनेशन। यानी उस एंट्री नंबर 82 के अंदर एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है, ये एग्रीकल्चर एंट्री नंबर 82 के अंदर ये बात लिखी हुई है। ये इनकम टैक्स एक्ट के अंदर भी लिखी हुई है, ठीक है। ये बात लिखी हुई है तो आप समझिएगा, इस बात को एलोबरेट करने की जरूरत है। यानी टैक्स, पहले तो टैक्स की डेफिनेशन क्या मानते हैं वो समझना जरूरी है, इनकम किसको कहा जाता है वो समझना जरूरी है, एग्रीकल्चर इनकम किसे कहा जाता है वो समझना जरूरी है। यानी एग्रीकल्चर इनकम आप कुछ और मानोगे, मैं कुछ और मानूंगा। यानी अगर मेरे यहाँ पे खेती बाड़ी होती है आप ये मानोगे, आपके यहाँ पे मुर्गा पालन और इस तरीके से हस्बेंड्री होती है तो आप उसे भी एग्रीकल्चर मानोगे। तो इन दोनों के मान्यता में फर्क आ जाएगा। तो इन सबको सॉल्व कौन करता है? यानी सेक्शन के मूलभूत रूप को वापस डिस्क्राइब करता है, वापस उसको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कौन करता है? वो करता है रूल करता है, राइट। उसके बाद ये कहा गया कि एग्रीकल्चर इनकम होनी चाहिए तो किस जमीन पर होनी चाहिए, कि वो जमीन भी एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए। अच्छा, एग्रीकल्चर लैंड की डेफिनेशन क्या है? उसके साथ साथ एग्रीकल्चर लैंड की कितने किलोमीटर तक की भूमि, सिटी से कितने दूर तक भूमि एग्रीकल्चर लैंड मानी जाएगी। ये सारी की सारी जो बातें, इतने सवाल जो आपके मन में उठते हैं, इन सब का सवाल का समाधान कहाँ मिलेगा? आपको मिलेगा इनकम टैक्स रूल्स के अंदर, राइट। तो इनकम टैक्स रूल्स भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इनकम टैक्स का, और इनकम टैक्स चलाने के लिए इनकम टैक्स रूल का भी बहुत ज़्यादा महत्व है, राइट। तो ये तीन बातें आपको समझ में आई क्या? ये बात क्या कर रहा हूँ मैं? ये टायर, गियर, इंजन,
चेसिस, इनकी बात कर रहा हूँ एक गाड़ी चलाने की। वैसे इनकम टैक्स को चलाने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट आया 1961, उसके साथ एनुअल फाइनेंस एक्ट आता है हर साल। वो क्या करता है, वो करता है इसमें कोई चेंजेस लाने की आवश्यकता होती है तो वो लाता है। उसके साथ इनकम टैक्स रूल्स है जो क्या करता है, इसको एलोबरेट करता है, इसको सही ढंग से समझाने की कोशिश आपके सामने करता है। राइट, यहाँ तक आपको बात आई होप अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ये हटा दूँ यहाँ से, ठीक है सर, आपकी मर्जी, आप जो करोगे वही करोगे, हमसे तो कौन सा पूछोगे, बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट, फिर आपके सामने आता है सर्कुलर्स। क्या आता है, सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन। क्या आता है, सर्कुलर और नोटिफिकेशन। सर्कुलर नोटिफिकेशन क्या होता है, कई बार क्या होता है, हमें किसी चीज़ को पढ़ने में, हमें कुछ चीज़ पढ़ते समय कुछ और समझ में आती है, वैसे ही नोट्स में कुछ चीज़ लिखा हुआ, आप उसका मतलब कुछ और निकालोगे, और जब मैं समझाऊंगा उसका मतलब कुछ और बताऊंगा, तो आपको कई बार कन्फ्लिक्ट हो जाता है दिमाग के अंदर, सर इसको पढ़ने से तो ये मतलब समझ में आ रहा है और इसको पढ़ने से आप ये मतलब बता रहे हो, आपके और मेरे मतलब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब भी मामला हो गया। कहने का मतलब ये हुआ, सर्कुलर और नोटिफिकेशन के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे मेरा अगर ये मैं जिसको नोट्स दिया और उसमें आपने पढ़ने से आपको कुछ और चीज़ समझ में आती है, तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा 1 मिनट भैया, नोट्स आपके पास है, दिखाना क्या दिक्कत है, अच्छा ये लिखा हुआ, ठीक है आप ये समझ रहे हो, नहीं ये नहीं है, इसका मतलब यही है, और एक मैं अलग से एक उस नोट्स के साथ एक पेज और लगा लेता हूँ नोट्स का, और उसमें कह देता हूँ जो तुम अभी पढ़ रहे हो उसको ये समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि जो मैंने समझाया है वो बात वही है, सही समझ रहे हो। यानी अलग से मैं क्लैरिफिकेशन दे देता हूं, उस क्लैरिफिकेशन को उसको क्या बोला जाता है, वो जो अलग से लेटर लगाया मैंने उसको बोला जाता है सर्कुलर या नोटिफिकेशन। अच्छा ये कौन देता है, जो अथॉरिटी हायर होगी वही देगा। जैसे अगर आप मुझसे पूछोगे, मैं आप अपन दोनों में मैं हायर अथॉरिटी हो गया, मैं बोलूंगा, मेरे से ऊपर हायर अथॉरिटी होगी तो वो बताएगा। उसी तरीके से इसमें हायर अथॉरिटी कौन ये सर्कुलर नोटिफिकेशन इशू करता है, ये करता है सीबीडीटी। कौन करता है, सीबीडीटी। सीबीडीटी को क्या बोलते हैं हम, सर ये तो हमें पता है, ये है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन, क्योंकि ये डायरेक्ट टैक्सेशन की बात हो रही है, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स में आता है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन क्या है यहाँ की, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन यहाँ की सबसे हायर अथॉरिटी है। सवाल मुझे याद आ रहा है, कहीं पे एक पूछा गया था कि हायर अथॉरिटी ऑफ इनकम टैक्स क्या है, हायर अथॉरिटी ऑफ इनकम टैक्स क्या है, और वहाँ पे सारे दुनिया भर के नीचे ऑप्शन दे रखे थे, ठीक है। तो उसमें सबसे बड़े हायर अथॉरिटी कौन होती है, वहाँ सबसे बड़ी हायर अथॉरिटी ऑप्शन में था सीबीडीटी। सीबीडीटी सबसे ऊपर अथॉरिटी होती है, हायर अथॉरिटी का मतलब सीबीडीटी। उसके अंदर एक और लिखा होता, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी लिखा होता, लेकिन उसका आंसर सीबीडीटी था। कारण क्या है, कंफ्यूज करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लिखा था। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसलिए लिखा था कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या है, एक मिनिस्ट्री है। अथॉरिटी तो वो सबसे ऊपर है देखा जाए तो, लेकिन वो एक मिनिस्ट्री है, लेकिन इसको चलाने की एडमिनिस्ट्रेटिव, यस एग्जैक्ट सब मुझे याद आ गया। एक सवाल था कि हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव, सवाल मुझे याद आ गया एकदम, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कौन सी है फॉर इनकम टैक्स, ये इस तरीके का सवाल था, और ये तुम्हारा एमसीक्यू था। अब इतना सस्ता, इतना अच्छा, इतना मस्त वाला, सस्ता मतलब महंगा, सस्ता नहीं, सस्ता मतलब इतना इजी से सवाल आपके सामने था। लेकिन अगर ये कंपोनेंट नहीं पढ़े, और इस तरीके से सीबीडीटी के बारे में आपको नहीं पता, या एक पूरा स्ट्रक्चर आपको नहीं पता कि सीबीडीटी के बाद कौन होता है, क्या होता है, तो आपको ये क्वेश्चन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। तो हायर अथॉरिटी ऑप्शन दे रखे थे, एक तो दे रखा था मिनिस्ट्री, एग्जैक्ट ऑप्शन मुझे नहीं पता, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जहाँ तक मुझे पता है यही होना चाहिए। दूसरा दे रखा था सीबीडीटी, यही अपना वाला। तीसरा दे रखा था कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और चौथा दे रखा था ऐसे लिख दो, मुझे याद नहीं, पर डिप्टी कमिश्नर, क्या था, डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। इस तरीके से 4 ऑप्शन दे रखे थे। अब इसका आंसर ज़्यादातर बच्चे ये करके आए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जब आप बात करते हो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री जो सबसे ऊपर होती है, वो वैसे तो सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है, लेकिन यहाँ एक शब्द डाला गया, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी डाला गया। क्या डाला, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कौन सी होती है, तो उसका आंसर था सीबीडीटी था। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी सीबीडीटी, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड प्रशासनिक सारे काम कार्य, जो डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स के जितने भी प्रशासनिक कार्य होते हैं, वो सारे कौन देखा लोग करते हैं, और उसकी सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी कौन है, वो है सीबीडीटी, हमारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट। समझे, तो इस तरीके के सवाल आपके सामने आ सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा अपना बेसिक को इस तरीके से क्लियर करके रखना पड़ेगा। इसके अलावा भी अगर कहीं पे भी आप कोई सवाल देखते हो, आप एमसीक्यू देखते हो, और आपको लगता है सर मुझे यहाँ पे डाउट है, मुझे यहाँ पे सवाल पूछने हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे आके मुझे सवाल शेयर कर सकते हो। मैं अभी भी कहता हूँ, देर है अंधेर नहीं, थोड़ा लेट जवाब मिल सकता है, कारण कई गतिविधियों के कारण, थोड़ा बिजी रहने के कारण थोड़ा लेट आपको जवाब मिल सकता है, लेकिन जवाब जरूर मिलेगा, ये आप ध्यान रखिएगा इसके ऊपर ही, क्योंकि भरोसे पे दुनिया कायम है। चलो बात समझिए। और एक 5वां जो इसका हाथ है, वो सबसे बड़ा ये है, यानी ये मैं सबके शरीर के अंग की बात कर रहा हूँ, जैसे गाड़ी के अंग की बात कर रहा हूँ, वैसे एक सबसे बड़ा एक 5वां भी इसका एक अंग है, वो है लीगल डिसीजंस। वो क्या है,
लीगल डिसीजन जो कौन देता है, जो देता है सर या तो हाई कोर्ट देगा या देगा सुप्रीम कोर्ट। बड़ा मामला होगा तो सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा। यानी ये कौन है, ये लीगल डिसीजंस होते हैं, इससे भी कानून बन जाता है। कई बार कानून में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, डिपार्टमेंट कुछ और कहता है, हम कुछ और, टैक्स पेयर कुछ और कहता है, और वो बोलता है मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, डिपार्टमेंट कहता है मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। तो फिर क्या उनके बीच में क्या दंगल होगा? नहीं, दंगल नहीं होगा, उनके बीच में नोकझोंक होगी, नोकझोंक लेटरबाजी होगी, लेटरबाजी जब नहीं मानेगा डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट के पास हायर अथॉरिटी है, तो उसके पास पावर है, वो आपके ऊपर नोटिस चेपेगा, और नोटिस चेप के बोलेगा लो भैया पैसे लो, हाजिर हो पैसे लो। आप बोलो नहीं, आप भी बड़े ढीठ किस्म के आदमी, आप बोले नहीं तेरे कहने पर मैं पैसा नहीं दूंगा, तो आप जाओगे, पहले तो जाओगे डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारी जिसको CIT बोलते हैं, जो आपका कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है, उसके पास जाके लेटर दोगे कि भैया मुझे इसके खिलाफ कार्रवाई चाहिए, या मैं इसके साथ परेशान हूं और ये मेरे साथ गलत लिया जा रहा है, मेरे हिसाब से ये मेरे साथ गलत लिया जा रहा है। जब CIT नहीं मानेगा या CIT आपके पक्ष में फैसला नहीं देगा, तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आप कहाँ चले जाओगे। आप एक ITAT होता है, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल होता है, इनकम टैक्स अथॉरिटी का ट्रिब्यूनल होता है, ITAT जिसको बोला जाता है, ITAT बोला जाता है। आप उसके पास जाओगे और वहां जाके बोलोगे कि भैया भैया, उसका दरवाजा खटकाओगे और बोलोगे कि वो CIT भी नहीं मान रहा और मेरी ये दलील है और इसको आप पूरी करो। जब वो भी नहीं मानेगा आपका बात, तो आप कहाँ जाओगे, आप जाओगे हाई कोर्ट जाओगे, और हाई कोर्ट में जाके अपनी बात रखोगे, और हाई कोर्ट से भी अगर आपको दिक्कत होती है तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। वो एक लीगल रूल अपना सिस्टम बना हुआ है। तो आप वहां जाके क्या बोलोगे, वहां जाके अपनी जो भी शिकायत दर्ज करोगे, उसके बाद अगर हाई कोर्ट ने कोई फैसला ले लिया, तो वो फैसला हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, बेंचमार्क हो जाएगा, हमेशा के लिए वो एक मार्कर, जो कभी नहीं मिटने वाला मार्कर से लिख दिया जाएगा। इसका मतलब आज से यही माना जाएगा, यानी इस केसेस में, यानी ऐसे केस के अंदर हमेशा यही माना जाएगा कि जो बात ये पर्टिकुलर या तो डिपार्टमेंट के पक्ष में आएगी, या फिर हमारा टैक्स पेयर जो असेसी जिसको कहा जाता है उसके पक्ष में बात आएगी। राइट, समझे? तो इनका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर इन्होंने लीगल डिसीजन कोई हो गया पारित, तो हम हमेशा उस डिसीजन में वापस आपको अपील में जाने की जरूरत नहीं। अगर आप इसी बात पे वापस झगड़ा होगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि लीगल डिसीजन में जो कहा रखा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी आदमी की 2 लुगाई थी और एक लुगाई भाग गई, तो वो बोला कि नहीं नहीं, वो जो लुगाई भागी है मैं तो दूसरी शादी और करूंगा। यानी एक लुगाई भागी, मुझे तो 2 का वो क्या बोले, मुझे जोड़ी चाहिए 2, और मैं नहीं मानता मेरा मन। दूसरी लुगाई भागी, पहली लुगाई ने कंप्लेन कर दी खाप पंचायत में, फॉर एग्जाम्पल पंचायत में शिकायत कर दी, और पंचायत में जो सरपंच था, जो पंच था, अब तो सरपंच होते जो पंच होता था, उसने कह दिया कि नहीं भैया आप 2 शादी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर एक लुगाई भाग गई तो आप वापस दूसरी शादी नहीं करोगे। ये उन्होंने वहां पे फैसला सुना दिया। ठीक है, अब इस फैसले के अकॉर्डिंग आजू बाजू गांव में या जहां पे भी उसकी जो टेरिटरी लगती है उस पंचायत की, वहां पे अगर कोई बंदा वापस 2 शादी करता है और फिर उसकी एक लुगाई मर जाती है और भाग जाती है, तो क्या वो वापस शादी करेगा और वो वापस वो ऐसे धरने पर बैठेगा और रूसना करेगा कि भाई नहीं नहीं मेरे को तो भाई मैं तो करूंगा, और वापस पंचायत बुलाएगा? नहीं, फिर पंचायत बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक बार पंचायत ने जो रूल निकाल दिया, वो रूल क्या बन गया, सार्वजनिक बन गया, हमेशा के लिए वो लागू हो गया। वैसा ही काम लीगल डिसीजन का भी है किसमें, इनकम टैक्स के अंदर, जो कौन करता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ओके, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं? ओके, ठीक है। जब भी मैं डिपार्टमेंट की बात करूंगा या डिपार्टमेंट की बात करते हैं अपन, तो हम बात करते हैं डिपार्टमेंट यानी CBDT, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ही CBDT कहा जाता है। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आप गांव शहर जितने बड़े बड़े शहर है, वहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आप जब ऑफिस देखते हो, तहसीलों में भी है, तो उन्हें CBDT कहा जाता है, वो CBDT का ही अंग है। राइट, और जब बात करते हैं हम टैक्स पेयर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम, टैक्स पेयर की बात करते हैं, उन टैक्स पेयर को बोला जाता है असेसी। क्या बोला जाता है, असेसी बोला जाता है। इनकम टैक्स की लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, असेसी। ठीक है, और जो इनकम टैक्स ऑफिसर होता है, जो ITO होता है आपका, इनकम टैक्स ऑफिसर होता है, उसे हम बोला जाता है असेसिंग, ये डबल एस हो रहा है, ध्यान रख लेना, असेसिंग ऑफिसर बोला जाता है। नहीं, इस असेसी का ऑफिसर, तो उसको बोला जाएगा असेसिंग ऑफिसर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में AO भी बोलते हैं। AO यानी अकाउंट ऑफिसर नहीं, AO मतलब इनकम टैक्स के अंदर असेसिंग ऑफिसर। ठीक है, और नॉर्मल भाषा में बोलो तो इनकम टैक्स ऑफिसर। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात कही थी मैंने, 1 अप्रैल को आया था। कौन आया था 1 अप्रैल को सर? 1 अप्रैल को इनकम टैक्स 1962 में लागू हुआ था। ठीक है सर, कितनी सेक्शन है इसकी? सेक्शन मैंने बताई थी 1 से लेकर 298 तक सेक्शन है इसकी। कितनी है? 1 से लेकर 298। एक सवाल मुझे याद आ रहा है, मैंने कब दिया था, कुछ दिया था कहीं पे, मैंने देखा था, और उसमें ये सवाल पूछ लिया था कि बताओ इनकम टैक्स में कितनी सेक्शन और कितने शेड्यूल है। ये सीधा सीधा MCQ था। तो शेड्यूल कितनी सेक्शन है? 298 सेक्शन से। इसके अंदर कई सारी सब सेक्शंस है, कई सारी सब सेक्शंस आती है, कई सारे क्लॉजेज आते हैं। ठीक है, कई सारे सब क्लॉजेज आते हैं।
ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एक्सप्लेनेशन आता है, कहीं जरूरत पड़े तो एक्सप्लेनेशन भी दिया जाता है। उसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन देने के बाद इसके साथ क्या दिया जाता है, प्रोविजो भी होते हैं, प्रोविजो भी दिए जाते हैं, प्रोविजंस भी दिए जाते हैं, ठीक है, प्रावधान भी दिए जाते हैं। ओके ठीक है सर, आपको याद रखना है कितनी सेक्शन है, 1 से लेके 298 सेक्शन से 1 अप्रैल 1962। ये भी सवाल मेरे देखा हुआ है, ये भी सवाल मेरे देखा हुआ एग्जाम्स के अंदर। और एक सवाल ये भी था शेड्यूल्स कितने हैं, तो शेड्यूल्स ध्यान रखना है, इसमें 14 शेड्यूल है। कितने, ऐसे 14 लिखा हुआ है, ऐसे याद रखो, तो ऐसे याद रखो, ध्यान रखना 14 शेड्यूल है, ठीक है। ये भी सवाल मेरे देखा हुआ है। ओके, यहाँ तो कोई आवश्यकता, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं सर, ये तो बहुत चिंदी सी बातें की आपने, बहुत छोटी छोटी बातें की हैं, ठीक है। वीडियो का मतलब हो गया अपने 30 मिनट हो गए, ठीक है। 10 मिनट का और वीडियो करते हैं, फिर अपने आप को छुट्टी देते हैं। चलो अब कुछ स्टेप्स की बात कर लेते हैं। स्टेप्स यानी इनकम टैक्स स्टेप्स ऑफ कैलकुलेशन। इनकम टैक्स को कैलकुलेशन का स्टेप्स क्या, अगर ये स्टेप समझ गए, जैसे बच्चे बोल रहे हैं मैंने वीडियो डाले हुए, तो सर आप थोड़े सीक्वेंस में वीडियो कर दीजिएगा। बिल्कुल, वीडियो सारे सीक्वेंस में कर दिए गए हैं, एक एक सीक्वेंस आपके सामने है। सीक्वेंस को पढ़ने का सर कौन सा वीडियो, जो पहली बार इनकम टैक्स पढ़ता है उसके लिए दिक्कत होती है, इतने वीडियो सब सामने, कौन सा पहले पढ़े, तो मैं आपको आज सीक्वेंस भी यहाँ पे बताते जाता हूँ, जो स्टेप्स ऑफ कैलकुलेशन है, जो सीक्वेंस हमेशा फिक्स रहेगी। इनकम टैक्स के अंदर सबसे पहले हम तो क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस देखते हैं। क्या देखते हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस देखते हैं, यानी जो इंडिविजुअल यानी जो बंदा, जो टैक्स पेयर है उसको क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल बोलेंगे सर। अच्छा, अगर कोई कंपनी है तो सर उसको कंपनी बोलेंगे। अच्छा सर, कोई एचयूएफ है तो उसको एचयूएफ बोलेंगे। अच्छा, कोई फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है तो उसको क्या बोलेंगे, हम फर्म बोलेंगे। एलएलपी है, लिमिटेड लाइबिलिटी फर्म है, पार्टनरशिप है तो उसको एलएलपी बोलेंगे। सर ये क्या होते हैं, एचयूएफ फर्म, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारी प्लेलिस्ट में जाना, आप प्लेलिस्ट के अंदर फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर मेरे वीडियो अवेलेबल है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको ये सारी चीजें पता चलेगी, एक बिजनेस के कितने फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। वहां से आप समझ जाओगे एचयूएफ किसे कहते हैं, ये कहते हैं। आपके काम करनी है, फिर भी आप देख लेना, अगर किसी चीज का कंसेप्चुअल क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है, सवाल कहीं से भी उठ के कहीं पे फेंके जा सकते हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस देखते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस में हम क्या देखते हैं, जो आपका वीडियो मैंने डाल रखा है उसमें आपको पता चल जाएगा रेजिडेंशियल स्टेटस में हम कैसे देखा जाता है। जैसे कि या तो कोई बंदा होगा रेजिडेंट होगा, या तो यहाँ का होगा, या क्या होगा, नॉन रेजिडेंट होगा। हम काले गोरे का फर्क नहीं करते, हम यहाँ पे ऐसा नहीं देखते। अगर हम ऐसे फॉरेन में होते तो ये देखते अगर गोरा है तो अमेरिकन है, काला है तो साउथ अफ्रीकन है, इस तरीके से करते। हम भारत में इस तरीके से काम नहीं करते, और इनकम टैक्स में तो कतई नहीं करते। इनकम टैक्स में तो बोलते हैं कि रेजिडेंट, अगर आप अगर यहीं के घूमते परकोटे में कोई घूम रहा होगा शहर के, तो आप बोलोगे, अगर थोड़ा सा गोरा दिखा तो बोले अंग्रेज जा रहा है, अंग्रेज जा रहा है। आप बोलोगे क्यों बोला आपने अंग्रेज जा रहा है, कैसे दिखा आपको अंग्रेज है, क्या उसकी भाषा आपने सुनी, नहीं, आपने सिर्फ उसका गोरा रंग और उसके हाव भाव देख लिया, आपने बोल दिया ये यहाँ का तो नहीं लगता भैया, ये है अंग्रेज जरूर, तो वो अंग्रेज। यहाँ पे इनकम टैक्स में हम ऐसे फर्क नहीं करते, हम उसको फर्क करते हैं कि वो स्टे कितना किया, उसने क्या किया, स्टे इंडिया के अंदर स्टे कितना किया, इंडिया के अंदर वो रुका कितना। अगर वो कोई गोरा आदमी है यानी अमेरिका जर्मनी का आदमी है और वो पूरे साल इंडिया में रुक गया, तब भी हम उसको रेजिडेंट कह देंगे, हम वो क्या कह देंगे, वो इंडिया का आदमी, रेजिडेंट आदमी, राइट। तो रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट हम पढ़ेंगे। सबसे पहले एक आदमी को हम स्टेटस उसका जानते हैं कि भाई स्टेटस क्या है। अच्छा, स्टेटस क्यों जानते हैं, स्टेटस इसलिए जानते हैं कि हम ये पता कर सके कि इसको वो टैक्स लाइबिलिटी कितनी डाले, इसको वो टैक्स का दायित्व कितना डाले। अगर बाहर का आदमी है सिर्फ इंडिया में कमाया उतना ही पैसा लेंगे, बाहर का कमाया उसकी पंचायती हम नहीं करेंगे, राइट। और अगर इंडिया का आदमी है तो चाहे यहाँ कमाया चाहे बाहर कमाया, आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। तो इसलिए हमें पहले ये जानना जरूरी है कि वो इंडिया का है या बाहर का, यानी रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, पहले स्टेप में स्टेप नंबर 1 कर देता हूं इसको मैं। स्टेप नंबर 1 में हम करते हैं उसका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करते हैं, ठीक है। फिर स्टेप नंबर 2 में हम क्या देखते हैं, स्टेप नंबर 2 में हम क्लासिफिकेशन करते हैं उसकी इनकम का। क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम। क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम का मतलब क्या हुआ, हम ये करते हैं कि भाई आपने कितने प्रकार की इनकम कमाते हो। आप क्लासिफिकेशन यानी जो भी आप इनकम कराते हो उसको एक टेबल पे रखो और हम डिसाइड करेंगे कौन से हेड में कौन सी इनकम है। तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स में हेड कितने हैं। तो सबसे पहले इनकम टैक्स में एक हेड होता है हाउस प्रॉपर्टी हेड। कौन सा होता है, हाउस प्रॉपर्टी। फिर एक होता है सैलरी, यानी ये कैसे बांटा गया, यानी एक आदमी अगर जिंदगी में इनकम कमाता है, आप, मैं, आपके घर पे जो भी पेरेंट्स आपके फैमिली मेंबर है, आप देखना इन 5 हेड के अलावा वो कोई इनकम कमाता नहीं है। या तो वो हाउस प्रॉपर्टी यानी घर को किराए विराए पे देके घर का किराए का जो रिसीप्ट आती है वो उसकी इनकम हो सकती है, या वो सैलरी पर्सन है तो सैलरी से इनकम कमाता है जो आप आगे जाके कमाने वाले हो। तीसरी बात, या फिर वो क्या करेगा, उसका कोई बिजनेस है या उसका क्या है, प्रोफेशन है।
बिजनेस और प्रोफेशन का मतलब ये हुआ कि या तो वो बिजनेसमैन है या वो कोई सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, या फिर वो कोई लॉयर वॉयर इस तरीके से प्रोफेशन के अंदर डॉक्टर वॉक्टर है, ठीक है। तीसरी बात, या कोई जमीन जायदाद उसने बेची है तो उसको क्या हुआ, कैपिटल गेन हुआ है। क्या हुआ, कैपिटल गेन, यानी कोई कैपिटल आदमी पूंजीगत आइटम उसने बेची है तो उससे उसको प्रॉफिट हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल गेन। या इन चारों हेड में नहीं आती वो सारी ये पांचवा हेड डाल के उन्होंने बोल दिया जो चारों हेड में नहीं आएगा वो पांचवें हेड में आ जाएगा। दैट मीन्स एक आदमी की इनकम को 5 भागों में बांटा गया, या तो वो हाउस प्रॉपर्टी होगा, या सैलरी होगा, या बिजनेस प्रोफेशन होगा, या कैपिटल गेन होगा, या अदर सोर्सेस होगा, राइट। इन 5 हेड्स के अंदर बांट के हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया कि एक आदमी की इनकम 5 हेड में हो सकती है, राइट। फिर हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल का स्टेटस पता चल गया, फिर हम बोलते हैं चलो तुम्हारी इनकम लाओ, इनकम को हम सेट करते हैं कौन से हेड में कौन सी इनकम होती है, इसको बोला जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम, इनकम का क्लासिफिकेशन करना। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 3 में हम करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। जब क्लासिफिकेशन हो जाएगा और हर सेक्शन की, हर हेड्स की, अलग अलग हेड के मेरे वीडियो पड़े हैं, उस वीडियो में अलग अलग हेड की अलग अलग चार्जिंग सेक्शन है, अलग अलग सेक्शन है। इन सेक्शंस के अंदर इसके कैसे कैलकुलेशन करना है उसकी सारी बातें बता रखी है। जब हम इन सब बातों के साथ उस आदमी की इनकम पे हम अप्लाई कर देंगे और उसकी इनकम निकल जाएगी तो उस इनकम को टोटल करने को बोला जाता है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। उसकी टोटल करने को बोला जाता है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, ठीक है। हम टोटल कर लेंगे सारी चीज़ों को, फिर चौथे नंबर पार्ट में जाएंगे हम, फिर हमारे सामने आएगा क्लबिंग आएगा। क्लबिंग में हम क्या करेंगे, क्लबिंग में हम ये देखेंगे कि अच्छा कोई आदमी ऐसा है, ये मिस्टर एक्स है, इसने क्या किया, अपनी इनकम ज़्यादा हो रही थी तो इसने अपनी इनकम किसको ट्रांसफ़र कर दी, मिसिस वाई को। ये मिसिस एक्स कर देता हूँ इसको, मिसिस वाई को क्यों करेगा, ये मिसिस एक्स को कर दी, यानी इसकी वाइफ को कर दी, ठीक है, अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर दी। तो इनकम टैक्स बोलता है अगर आपने इस तरीके से कोई चालबाजी की, यानी अपनी इनकम को कम करने के लिए आपने अपनी वाइफ को, अपनी माँ बाप को, अपने बच्चे के यहाँ कहीं पे भी इनकम को इधर उधर डालने की कोशिश की, तो हम उसको पकड़ के आपके अंदर क्या कर देंगे, क्लब कर देंगे। क्लब कर देंगे मतलब आपके अंदर मिला देंगे, यानी आपकी इनकम के साथ मिला देंगे, राइट। तो इसको बोला जाता है स्टेप 4 में जाके हम क्या कर देंगे, क्लबिंग का प्रावधान लगा देंगे। फिर स्टेप हमारे सामने 5वां आता है। क्लबिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर हम कर देंगे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। क्या कर देंगे, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। ये सर ये क्या है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का मतलब है इस साल आपको बिजनेस में घाटा प्रॉफिट हुआ तो इनकम टैक्स ने टैक्स ले लिया, लेकिन अगली साल अगर आपको बिजनेस के अंदर घाटा हो गया तो क्या इनकम टैक्स, अगली साल आपको घाटा हुआ तो क्या इनकम टैक्स आपको डिपार्टमेंट घर से पैसा देगी कि आपको लो भाई आपका घाटा हो गया, थोड़ा सा हम आपकी हेल्प कर देते हैं। नहीं, इनकम टैक्स ऐसा नहीं करेगी, यानी प्रॉफिट में आपको पूछेगी, घाटा में आपकी तरफ मुंह घुमा के आपकी तरफ नहीं देखेगी। तो आपने बोल दिया ये तो यार नाइंसाफी होगी, तो इनकम टैक्स ने एक सिस्टम निकाला, उसने बोला कोई बात नहीं, आपको अगर 2010 में आपको लॉस हुआ है, कितना 5 लाख का लॉस हुआ है, 2011 में आपको 2 लाख का लॉस हुआ है और 2012 में आपको 10 लाख का फ़ायदा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ तो आपसे टैक्स लेंगे नहीं, प्रॉफिट होगा तो टैक्स लेंगे, लॉस में टैक्स लेते नहीं है। तो ये 5 लाख पे हम मतलब लॉस है आपको टैक्स लेंगे नहीं, 2011 में टैक्स लेंगे, लेकिन 2012 में 10 लाख का तो हम आ गए आपके दरवाजे पे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ गया, बोले 10 लाख पे आप क्या दो, हमें टैक्स दो। मैंने बोल दिया अच्छा, जब प्रॉफिट अच्छे दिन आए तो तू मेरे घर पे आ गया, जब बुरे दिन थे तो तू कहाँ था। तो उसने बोला कोई बात नहीं, बुरे दिन कितने थे बता दो। मैंने कहा बिल्कुल, मेरे 2010 में 5 लाख का घाटा हुआ कि लेस कर ले, फिर मेरे 2011 में 11 लाख का घाटा, मतलब 2 लाख का घाटा हुआ 11 में, लेस कर ले। अब कितना बचा, अब बचा 3 लाख, तो 3 पर तो दे। तो इनकम टैक्स बोलता है अगर पुराने में अगर आपको कोई घाटा हुआ तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, अगले साल ले जा सकते हो। कुछ टाइम लिमिट है कि एक घाटा कितने मैक्सिमम कितने साल तक आगे जा सकता है, और फिर आगे जिस साल में आपको प्रॉफिट हुआ वहां पे आप क्या कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो, उससे माइनस कर सकते हो। इस क्रिया को बोलते हैं सेट ऑफ, इस क्रिया को बोलते हैं सेट ऑफ करना, राइट, ठीक है। और पिछले सालों को आगे लाना, ऐसे आगे करना, इस क्रिया को बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। वीडियो बन रखा है, इसके ऊपर भी देख लेना, ओके। स्टेप नंबर 06, ये 5वीं बात होगी, ठीक है। 06 के अंदर सारी बात होगी। अब हम क्या करेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम निकालेंगे। ग्रॉस टोटल इनकम निकालने का मतलब हुआ जितनी भी हमने ऊपर बातें की इन सब का टोटल करके, एक साथ सब हेडों को टोटल करके, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड सब जितने भी माथा पच्ची सब करके एक ग्रॉस टोटल इनकम निकलेगी। यानी अच्छा इस आदमी की ग्रॉस टोटल इनकम, नेट टोटल इनकम नहीं बता रहा हूँ मैं, ग्रॉस टोटल इनकम इसकी ये निकली। और ग्रॉस में से हमेशा हम क्या लेस करते हैं, ग्रॉस में से हम 7 के अंदर क्या लेस करेंगे, कुछ डिडक्शन है जो सरकार देती है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको डिडक्शन देती है। यानी अगर आपने LIC में पैसा डाला तो हम डिडक्शन देंगे, आपने प्रोविडेंट फंड में अगर कोई पैसा डाला तो हम डिडक्शन देंगे। इस तरीके से इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रमोट करने के लिए कई प्रकार के डिडक्शन है चैप्टर 6 के अंदर, वो भी हम पढ़ेंगे। उस डिडक्शन देने के बाद, यानी ग्रॉस इनकम किसी की अगर 10 लाख आ गई है और डिडक्शन गवर्नमेंट के थ्रू अगर डिडक्शन उसका 2 लाख और बन रहा है तो बचा कितना, 8 लाख। तो इसे हम क्या बोलेंगे, नेट। यानी ग्रॉस में से लेस कर दोगे डिडक्शन, खर्चा लेस कर दोगे, डिडक्शन लेस कर दोगे, बचेगा नेट। और इसी को बोला जाता है स्टेप नंबर 8। और यहाँ पे इसको बोला जाता है, हम क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है टोटल इनकम,
क्या बोला जाता है, टोटल इनकम। इनकम टैक्स एक्ट में भी लिखा हुआ है कि टैक्स हमेशा टोटल इनकम पर लगेगा, उसके अलावा नहीं लगेगा। यानी हमें सबसे पहले तो टोटल इनकम निकालनी पड़ेगी। यानी इतने स्टेप्स करके एक स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 इतने स्टेप इसलिए किए ताकि हमारे सामने क्या आ जाए, एक बंदे की क्या आ जाए, टोटल इनकम आ जाए। अगर टोटल इनकम उसकी हमारे सामने आ गई, अब इसके ऊपर क्या लगेगा, अब सर इसके ऊपर लगेगा जो सबसे मस्त वाला काम है, वो है रेट्स ऑफ टैक्स। यहाँ पे हमें क्या करना है, जो टैक्स की रेट्स है वो टैक्स की रेट यहाँ पे लगेगी और टैक्स यहाँ से कैलकुलेशन होगा और जो आएगा इसको बोला जाएगा टैक्स। या तो पेबल होगा टैक्स, या तो पेबल होगा, या क्या होगा, रिफंडेबल। क्या होगा, रिफंडेबल। या तो टैक्स पेबल होगा या रिफंडेबल होगा। पेबल रिफंडेबल कैसे, इस पे टैक्स बनेगा तो सिर्फ पेबल ही होगा, रिफंड तो पैसा वापस गवर्नमेंट तो ना देगी, आपने दिया ही नहीं तो। बिल्कुल, तो इसके लिए कंसेप्ट आता है, स्टेप नंबर 10 के अंदर आता है कंसेप्ट, वो होता है टीडीएस और टीसीएस। यानी सरकार क्या करती है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स कैलकुलेट करती है। यानी पहले ही वो क्या कर देती है, टैक्स काट लेती है। अगर टैक्स ज़्यादा काट लिया तो हम यहाँ पे टैक्स रिफंड कर लेंगे और कम काटा तो यहाँ पे पेबल आ जाएगा। इसी टैक्स के साथ कुछ सेस लगते हैं, कुछ अलग प्रकार के एक्स्ट्रा जैसे स्वच्छ भारत जो है ना, ये स्वच्छ भारत टैक्स और इस तरीके से सेस लगते हैं। ठीक है, वैसे इनकम टैक्स में सिर्फ 2 ही लगते हैं, क्या, एजुकेशन, हायर एजुकेशन सेस लगता है जो कि कितना है, 4% है। रेट्स ऑफ टैक्सेस की वीडियो के अंदर सारी चीज़ें मैंने बता रखी है, राइट। तो यहाँ तक सारी स्टेप्स कैलकुलेशन करने के बाद हमारा इनकम टैक्स चैप्टर यहाँ पे खत्म भी हो जाता है। जब स्टेप 10वां ये सब करने के बाद टैक्स पेबल ही आ जाता है, यहीं पे पूरा इनकम टैक्स सिस्टम खत्म हो जाता है। यानी हमें स्टेप 1 से लेकर यहाँ तक सारा इनकम टैक्स पढ़ना है ताकि हम क्या निकाल सके, उस आदमी का टैक्स निकाल सके, उस आदमी का टैक्स कैलकुलेशन कर सके। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं सर। अब मुख्यतः मेरे पास 5 मिनट पड़े, 5 मिनट में कुछ अच्छी बातें कर लेता हूँ, 2-3 बातें और कर लेता हूँ। ठीक है, एक कंसेप्ट होता है प्रीवियस ईयर, एक कंसेप्ट होता है असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर कंसेप्ट का क्या मतलब है, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के कंसेप्ट का क्या मतलब है, समझिएगा। अगर कोई महीना पूरा हुआ है, यानी अगर मैं किसी की सैलरी की बात करूं, मेरा ये महीना पूरा होगा, मुझे कोई बोलेगा अच्छा बता नवंबर में कितना कमाया, मैं बोलूंगा नवंबर पूरा तो होने थे भैया, फिर बताऊंगा मैं नवंबर में कितना कमाया। अच्छा तू बता दे अक्टूबर में कितना कमाया, मैंने कहा अक्टूबर में कितना कमाया ये मैं बता सकता हूँ कि अक्टूबर पूरा हो चुका है, राइट। तो यानी पिछला महीना जब पूरा हो चुका होगा उसके बाद ही तो हम अगले महीने में जाके पिछले महीने की सारी बातें बता पाएंगे। तो इनकम टैक्स का भी यही कंसेप्ट है। इनकम टैक्स कहता है जब साल पूरा हो जाएगा, जब साल पूरा हो जाएगा तो इसका लेखा जोखा हम अगले साल लेंगे आपसे, यानी जो साल पूरा हो चुका है, जो साल कंप्लीट हो चुका है, उसका लेखा जोखा अगले साल लेंगे आपको। यानी जिस साल लेंगे उस साल को बोला जाएगा असेसमेंट ईयर। क्या बोला जाएगा, असेसमेंट ईयर बोला जाएगा। असेसमेंट ईयर मतलब इस साल हम असेसमेंट कर रहे हैं। असेसमेंट का मतलब होता है, दूसरा नाम होता है कैलकुलेशन। यानी इस साल हम क्या कर रहे हैं, आपका कैलकुलेशन कर रहे हैं। कैलकुलेशन किस साल का कर रहे हैं, कर तो इस साल रहे लेकिन कर किस साल का रहे, हम पिछले साल का कर रहे हैं, तो इसलिए इस साल को बोला जाता है प्रीवियस ईयर। क्या बोला जाता है, प्रीवियस ईयर। यानी हमेशा ही प्रीवियस ईयर का कैलकुलेशन अगले साल किया जाएगा, यानी उस पर्टिकुलर करंट ईयर को क्या बोला जाएगा, असेसमेंट ईयर बोला जाएगा। ठीक है, यानी अगर मैं सिंपल से सवाल पूछूं भी आपसे कि मुझे बताओ ये अभी चल रहा है क्या है सर, ये अभी 2021-22 चल रहा है, 21-22 ऐसा क्यों लिखते हैं हम, क्योंकि हमेशा इनकम टैक्स में क्या सिस्टम होता है, अप्रैल 2021 से शुरू होगा तो 31 मार्च 2022 तक खत्म होगा। यानी अप्रैल से मार्च का महीना चलता है, जनवरी से दिसंबर यहाँ पे नहीं चलता है। ठीक है, तो ये अप्रैल से मार्च इस साल का, इस साल पे, इस साल अगर मैं जो करंट ईयर अभी मुझे बोले इस साल तूने कितना प्रॉफिट कमाया, तो मैं बता सकता हूं कि नहीं। मैं कब बोलूंगा, मैं उसको बोलूंगा भैया ये 31 मार्च 2022 जब खत्म हो जाएगा, आप 1 तारीख को आ जाना, मैं बता दूंगा पिछले साल का कितना हिसाब मेरा बनता है। ठीक है, ठीक है सर। तो अगर इस 1 तारीख को मैं आपके पास आऊंगा तो आप किस साल का हिसाब बताओगे, तो सर अगर आप इस 1 तारीख को आए तो हम इसके जस्ट पुराना यानी 03/2021 से लेकर 1/04/2020 तक का, यानी मैं 20-21 का हिसाब, 20-21 मेरे लिए क्या हो गया, प्रीवियस ईयर हो गया। इसका हिसाब मैं कब बताऊंगा, इसका हिसाब बताऊंगा मैं 21-22 में बताऊंगा, जो मेरे लिए क्या हो गया, असेसमेंट ईयर हो गया। क्या हो गया, असेसमेंट ईयर। बात समझ में आई मेरी। ठीक है, एक और बात कर लेता हूं। अगर मैं आपको बोलूं कि बताओ भैया 2019-20 हमारा क्या है, असेसमेंट ईयर है, तो इसका प्रीवियस ईयर कितना होगा, तो सर ये क्या आपने चिंदी सी बात कर दी, इसका प्रीवियस ईयर हो जाएगा 2018-19, ये हो जाएगा इसका प्रीवियस ईयर। चलो चिंदी बात जब हो ही रही है, जब गिरी हुई बातें हो ही रही है तो और कर लेता हूं। मैं आपसे पूछ लिया कि जरा चलो भैया बताओ मुझे 2023-24 अगर हमारा प्रीवियस ईयर है तो इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा, ये बता दो मुझे। इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा, सर जो प्रीवियस ईयर होता है उसका अगला साल ही उसका क्या होता है, असेसमेंट ईयर आता है। इसका असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा, 2024-25।
25। सर ये चिंदी बातें अब वापस मेरे से मत करना, मेरा ईगो हट हो जाएगा। मैंने कहा ओके ठीक है, मैं इस यहाँ से मुझे समझ में आ गया कि आपको ये बातें समझ में आ गई, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर की बातें भी आपको समझ में। अब मात्र मेरे पास सिर्फ 2 मिनट रहे, 2 मिनट में एक कॉन्सेप्ट और कर लेता हूँ। ध्यान रखिएगा, हमेशा ये प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर यानी इस साल ये इनकम का टैक्स का होगा, अगले साल होगा, लेकिन कुछ ऐसे बिजनेसेस है जिसके अंदर ऐसा नहीं होता। उन बिजनेस के अंदर इनकम टैक्स ने सिंपल सीधी सी बात कह दी कि भैया आपको हम साल खत्म होने का इंतजार नहीं करेंगे और आपका टैक्स इसी साल ले लिया जाएगा, अगले साल लेने की आवश्यकता हमें नहीं है, हम आपको समय नहीं देते। ऐसे कौन से बिजनेस है जिनको इस पर्टिकुलर सारे पूरे जितने भी लोग हैं सब पे इसी तरीके का सिस्टम लगेगा, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर वाला, लेकिन ये लोग हैं इनके ऊपर नहीं लगेगा। यानी इन लोगों पर क्या लगेगा, इन लोगों के ऊपर लगेगा जो प्रीवियस ईयर में कमाया वो प्रीवियस ईयर के अंदर ही दे दो। यानी अगर ये मैंने नवंबर महीने में कमाया, अभी 2021 का नवंबर महीना चल रहा है, तो मतलब इसी महीने में इसी साल दे दो, अगले साल का इंतजार हम आपका नहीं करेंगे, क्योंकि हमें आप पे भरोसा नहीं, आप बग जाओगे। आप क्या कर दोगे, बग जाओगे। चलो ये कौन से है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शंस बोलते हैं, यानी इनके ऊपर ये प्रीवियस ईयर असेसमेंट का रूल नहीं लगता। ये कौन से है तो समझेगा। सबसे पहले होता है शिपिंग बिजनेस। कौन से है, शिपिंग बिजनेस। सवाल इसके ऊपर भी आया हुआ है कि ऐसे कौन से बिजनेस है जिनका इनकी टैक्स प्रीवियस ईयर में ले लिया जाता है। तो एक तो है शिपिंग बिजनेस, नाम लिख लेता हूं फिर आगे बात करते हैं। दूसरा है पर्सन लिविंग इंडिया, पर्सन लिविंग इंडिया। तीसरा हमारे सामने है एओपी या बीओआई, ठीक है, जो कि इवेंट पर्टिकुलर वाले होते हैं, इवेंट वाले होते हैं, ठीक है, इवेंट्स वाले। मैं भी समझा दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, नोट्स पे सारी चीज़ लिखी हुई है। चौथे बात, पर्सन अवॉइड टैक्स बाय ट्रांसफरिंग असेट्स या प्रॉपर्टी। और सबसे 5वां पॉइंट है कौन सा, डिसकंटिन्यूड बिजनेस। देखिएगा, इनको समझाता हूँ एक एक बात को, बात समझ में आई गई होगी आपको नाम देखते हुए, ठीक है। मात्र 2 मिनट रहे मेरे पास, 45 मिनट तो हो गए। चलो शिपिंग बिजनेस, भाई आप पे हमें भरोसा नहीं। रीजन बीइंग, आप यहाँ से नाव लेके जाओगे, वापस क्या था कब आओगे कोई गारंटी नहीं है, आओगे कि नहीं आओगे, 6 महीने 1 साल लगता है, आप आओगे नहीं आओगे इसकी गारंटी नहीं। तो भैया यहीं कमाया, यहाँ से नाव छोड़ने से पहले, यानी वो शिप छोड़ने से पहले कह देते हैं हम आप शिपिंग बिजनेस में जब इनकम कमाओ तभी हमें टैक्स देके फ्री हो जाओ, आप अगली साल हम आपका इंतजार नहीं करेंगे। ये सारे वो लोग हैं जिस पे हमें डाउट है। दूसरा, पर्सन लिविंग इंडिया, विजय वाले छोड़ के भाग रहा है, तो उसको वहीं एयरपोर्ट पर रोक के सारा टैक्स अपना क्लियर कर फिर यहाँ से निकल, पहले आपको निकलने नहीं देंगे। तो ऐसा कोई लोग है जो भारत छोड़ के भाग रहा है टैक्स के चक्कर में, तो उसको वहीं पे रोक लेते हैं और बोलते हैं हमारा टैक्स दे। फिर एओपी बीओआई जो इवेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इवेंट पर्टिकुलर के लिए बनाए जाते हैं, जैसे मेले होते हैं, जैसे सीजनल, जैसे वो नेपाली आएंगे अभी सर्दियों में, वो कोट वोट बेचेंगे, समझ रहे मेरी बात। तो ये लोग क्या होंगे, ये इवेंट के लिए यानी 3 महीने 4 महीने इसी तरीके से आएंगे, उसके बाद तो ये भग जाएंगे, वापस मिलेंगे नहीं। तो इनको बोला इवेंट खत्म, तुम अपना टैक्स दो, हम अगले साल का वेट नहीं करेंगे, फिर अगले साल तुम आओगे नहीं, फिर सर्दियों में आओगे, जब तक कोई वेट ना करेंगे, और सर्दियों में बोलेंगे अभी तो प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर आना है, तो हमें तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं, तुम अभी दे दो। चौथा आदमी कौन है, ऐसे कई लोग होते हैं उन्हें चिन्हित किया जाता है जो लोग क्या करते हैं, टैक्स को, एविएशन टैक्स को बचाने के लिए, टैक्स की चोरी करने के लिए, कर की चोरी करने के लिए क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी किसी और के नाम ट्रांसफर करते जाते हैं। और इनकम टैक्स को ये पता चल गया डिपार्टमेंट को कि भैया ऐसा कोई आप जोलजाल करने वाले तो आपको पहले ही करते थे, इस लिस्ट में डाल देते हैं कि नहीं तू एक काम कर, तू अभी हाथों हाथ बस टैक्स दे दे, मुझे पता है तू आगे जाके चोरी करने वाला है। तो ऐसे लोगों को भी चिन्हित कर दिया जाता है और उनका टैक्स भी हाथों हाथ ले लिया जाता है। और सबसे लास्ट 5वां नंबर कौन है, डिसकंटिन्यूड बिजनेस, जिसमें धंधा ही चौपट हो गया, जब पता चल गया तू धंधा बंद कर रहा है तो अगले साल तू कहाँ होगा, तुझे कहाँ ढूंढने जाएंगे। तो इसलिए बोलते हैं हम नहीं भैया, आपका बिजनेस बंद, इसी साल टैक्स दो, छुट्टी, अगले साल की हम आपकी इंतजार नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 5 लोग थे, नोट्स के अंदर सारी बातें दे रखी है। पार्ट 2 हमारा खत्म होता है, पार्ट 1 हमने कर लिया था, पार्ट 2 कर लिया था। इसी के साथ बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स पूरा हो गया AAO रिको के लिए। ऑल द बेस्ट आप लोगों के लिए, हम बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, तैयारी करो। टेलीग्राम चैनल है, आप oneexam.in का चैनल है, उस पर मेरा लिंक भी दे रखा है ग्रुप चैट के लिए। आप वहाँ पे आके भी आपके कोई आपत्ति, कोई प्रॉब्लम हो तो आप समस्या वहाँ पे शेयर कर सकते हो और वहाँ पे भी आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट। पहली बात कहता हूँ, दूसरी भी ये कहता हूँ, देर नहीं है। और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट और हैप्पी दीपावली। थैंक यू।